इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। छत्तीसगढ़ से इस समय बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट करके जवानों की एक पिकअप वाहन को उड़ा दिया। इस पिकअप वाहन को उड़ने की वजह से 10 जवानों को शहीद होने की खबर है और एक जो है ड्राइवर भी इस पूरे घटनाक्रम में मौत का घाट उतर चुका है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 11 जो जवान हैं उनके शहीद हो चुके हैं। ये एक बड़ा हमला नक्सलियों ने किया है, आईडी ब्लास्ट किया है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला पिछले अगर 2 सालों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ी खबर आ रही है। अरनपुर में ये ब्लास्ट हुआ है। आपको पहले लोकेशन बता देते हैं, लोकेशन कहाँ है अरनपुर की। अरनपुर में ये पूरा ब्लास्ट हुआ है, आप देख सकते हैं मैप में। ये मैप है और आप दंतेवाड़ा जिले का ये जो क्षेत्र है, ये अरनपुर का क्षेत्र है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। और ब्लास्ट की वजह से 11 जो जवान हैं, इसमें 10 जवान हैं और एक ड्राइवर है, वो शहीद हो चुके हैं। और अगर पिछले 2 सालों की हम बात करें तो पिछले 2 सालों में ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। अरनपुर का जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आता है और उसके बाद से लगातार जो कहा जा सकता है कि सुरक्षा बल जो है चौकन्ने हो गए। आपको बता दें ताज़ा अपडेट कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम भूपेश बघेल से बात की है और इस पे भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनका बयान भी सामने गया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। जानकारी है और ये बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। कर्नाटक में रैली के दौरान तो अरनपुर के जिस क्षेत्र में नक्सलियों ने वारदात को किया है उससे चंद कहा जा सकता है कि किलोमीटर की दूरी पर जो है पुलिस स्टेशन भी है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा का जिले से ये कुछ जो क्षेत्र है काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर इस तरह का जो नक्सली हमला हुआ है उसके बाद से लगातार एक्स्ट्रा जो जवान है, जो अतिरिक्त जो जवान है वो मौके पर रवाना कर दिए गए हैं। ये का पूरा जो क्षेत्र है जो रेड सर्किल में आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये पूरा हमला हुआ है। इससे पहले 2 साल पहले भी यहाँ पर एक बड़ा नक्सली हमला किया गया था जिसमें 17 जवानों की जो है शहादत हुई थी। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता राजेंद्र वाजपेयी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, एक बड़ा हमला किया है नक्सलियों ने, कोई वजह समझ में नहीं आ रही है क्योंकि इससे कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा का दौरा किया था, उसके बाद इस तरह की वारदात को अंजाम देना, क्या लगता है क्या वजह है? दरअसल चुनाव का वक्त है और इस बीच नक्सली अपनी सक्रियता दिखाते ही हैं और ये आईजी ने अभी एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस इलाके में दरबार डिवीजनल कमेटी नक्सलियों की जो है उसकी मौजूदगी सूचना पर वहां से जवानों की एक पार्टी रवाना की गई थी और ये जवानों की पार्टी जो है वो सोची समझी रणनीति के तहत नक्सलियों ने उनको अपने जाल में फांसा और ब्लास्ट करके इनकी वाहन को उड़ा दिया जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर जो है वो शहीद हुए हैं। अब इस घटना को अगर पूरा देखा जाए तो ये घटना जो है वो टोटल इंटेलिजेंस की नेग्लिजेंस है, इंटेलिजेंस फेल्योर कहा जा सकता है क्योंकि अभी हाल में ही बीजापुर के विधायक के काफिले पर नक्सली हमला हुआ था और उसके बाद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर ये बताया था कि उन्होंने बीजापुर के विधायक पर हमला नहीं किया था। उनको ये समझ में आया था कि ये पुलिस का काफिला है और इसीलिए उन्होंने हमला किया था। तो जब नक्सलियों के द्वारा ये बात कही दी गई थी तो इंटेलिजेंस को काफी सतर्क रहना चाहिए था और इस तरीके से पार्टी भेजने से पहले जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको भी देखना चाहिए था कि जब नक्सलियों के इसका प्रेस नोट आया है तो पूरी सतर्कता के साथ कहीं भी फोर्स भेजी जाए और अल्टीमेटली नुकसान तो जवानों का हुआ है और जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार का हुआ है। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है और एक तरीके से नक्सलियों को कहा जा सकता है कि उन्होंने जो इस वारदात को अंजाम दिया है ये काफी दुखद है और इसकी निंदा भी की जानी चाहिए। बस्तर आईजी की भी एक बयान आया, उसे भी हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। दंतेवाडा के थाना अरणपूर क्षेत्रामध्ये
पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा रहे थे। इस दौरान आरनपुर एवं सामेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। नक्सली जो है इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और कहा जा सकता है कि दंतेवाड़ा में तमाम ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और जब केंद्रीय गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह जब पहुंचे थे तो उसके बाद ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं नक्सलियों को ये बड़ा कड़ा संदेश दिए जाने की यहाँ पर ज़रूरत थी जो दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी ये चुनावी साल है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं नक्सली एक बार फिर अपनी धमक बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। राजेंद्र वाजपेयी जी, तमाम ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं दंतेवाड़ा सहित सुकमा, नारायणपुर, पूरे बस्तर क्षेत्र में। क्या वजह है कि नक्सली हर बार एक बड़ी वारदात करने में कामयाब हो जाते हैं? जी दरअसल ये वक्त ही ऐसा है क्योंकि नक्सलियों का टीसीओसी यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चल रहा है इस समय, और इस दौरान वो बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। साथ में दूसरा ये है कि उनकी फंडिंग का मामला भी है। ये तेंदुपत्ता का सीजन है और आगे आने वाले समय में चुनाव है, तो नक्सली इस तरीके की वारदात को अंजाम देकर एक मैसेज देना चाहते हैं कि फोर्स कितनी भी लगा ली जाए, कितने भी ऑपरेशन हो जाए, लेकिन फिर भी हम जब जैसा चाहे वो ऐसा उसको अंजाम दे सकते हैं अपनी सोच को। और ये क्योंकि इस समय नक्सलियों की फंडिंग पर भी काफी प्रभाव पड़ा है, तो ये कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि जो तेंदुपत्ता का सीजन चल रहा है और इसके आने वाले समय में चुनाव है, उसको लेकर नक्सली इस तरीके की वारदातों को आगे भी अंजाम दे सकते हैं इसकी संभावना है, ताकि उनकी फंडिंग की व्यवस्था हो सके और वो उस फंडिंग से अपने हथियार और आर्म एम्यूनेशन खरीद सके। जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस पूरे वारदात में डीआरजी के जवान जो हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप के जो जवान हैं, इनके बारे में जानना चाहेंगे कि ये फोर्स जो बनाई गई थी उसका असल मकसद क्या था और क्या वजह है कि कहाँ पर जो है कमी रह जाती है, हमारे जवानों को इस तरह से शहीद होना पड़ता है? दरअसल डीआरजी के जो जवान हैं इनसे नक्सली भी खौफ पाते हैं। उसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि डीआरजी के जवानों की जो भर्ती हुई है उसमें स्थानीय लोगों की भर्ती की गई है, जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से और वहाँ की जो समस्याएं उसको अच्छी तरह समझते हैं। साथ ही जो लोकल डायलेक्ट है, जो स्थानीय बोली है, उसके भी बहुत अच्छे जानकार होते हैं। ये जब इस इलाके में जाते हैं वहाँ के लोगों से स्थानीय बोली में बातचीत करके, तो लोग जब स्थानीय बोली में बात ये करते हैं तो लोग उनको अपना समझते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन तक पहुँच जाती है। और डीआरजी के जो जवान है काफी लड़ाकू माने जाते हैं, तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नक्सलियों का खौफ जो है वो डीआरजी जवान बनाए रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आज उनको एक मौका मिल गया और इस मौके को उन्होंने बुला लिया, ये लगता। बिल्कुल, आप राजेंद्र वाजपेयी जी लगातार हमारे साथ बने रहेगा। हम एक बार अपने दर्शकों को लोकेशन बताने की कोशिश करेंगे गूगल मैप के जरिए कि आखिर कहां पर जो है अरनपुर है और इससे समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से दंतेवाड़ा में एक बड़ा जो है घटनाक्रम हुआ है। आपको बता दें कि ये दंतेवाड़ा का आप मैप देख सकते हैं और यहाँ पर अभी जो रेड एरिया में आप देख रहे हैं वो अरनपुर है। इसके पास ही अलमपल्ली है, अंचेली है, पोटली है, गोदापल्ली है, गोंदेरस है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र जो है आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का वो क्षेत्र है जो कि बहुत ही घने जो क्षेत्र में आता है। ये वो क्षेत्र आप देख सकते हैं मैप पर। और यहाँ पर पूरा का हमारा जो डीआरजी के जवान है जो कि बहुत ही कहा जा सकता है कि लोकल जो जवानों को लेकर बनाए गए हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन थोड़ा क्लोज में इसको दिखाएं इस मैप को कि किस तरह से यहाँ पर जो है वारदात को अंजाम दिया गया है। बहुत ही घना क्षेत्र है और यहाँ पर डीआरजी के जो जवान हैं उनको तैनाती की गई है। और जैसा कि राजेंद्र वाजपेयी जी बता रहे थे कि ये बहुत ही अच्छी फोर्स मानी जाती है, उसके बावजूद भी नक्सलियों ने यहाँ पे आईडी ब्लास्ट किया। देखिए इतने अत्याधुनिक जो तकनीक से वो ब्लास्ट करते हैं, अक्सर जो पुलिया रहती है, सड़क रहती है, उसमें बहुत समय पहले से ही नक्सली जो है वहाँ पर आईडी की जो है वो तार से उसमें ब्लास्ट करते हैं, दूर बैठ के ब्लास्ट कर देते हैं। और ये भी देखने में आता है कि उसके बाद जो है ब्लास्टिंग के बाद वो फायरिंग भी करते हैं। तो ये नक्सलियों की हमेशा से एक रणनीति रही है। और अभी हालांकि जो फोर्स है वहाँ पर रवाना किया गया है
लेकिन ये कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में माना जाता है और जहां पर जो है लगातार इस तरह की वारदातें हैं। इस घटनाक्रम के बाद लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय भी सक्रिय हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी यहां पर बात की है और लगातार जो है अब छत्तीसगढ़ में जो इसको लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन हर बार राजेंद्र जी एक बड़े ऑपरेशन की बात की जाती है, कॉम्बिंग ऑपरेशन की बात की जाती है। कहा जा सकता है कि तमाम जो हमारे अर्धसैनिक बल है वो भी वहाँ पे तैनात किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि नक्सली जो है वो छत्तीसगढ़ के कहा जा सकता है कि बस्तर में, और आपने जैसे कहा कि दरबा दलम, दरबा वही घाटी है जहाँ पर कुछ समय पहले ही अगर हम कहा जाए कि कांग्रेस के जो तमाम जो लीडर्स थे, नेता थे, उनको भी आईडी ब्लास्ट में उसके बाद फायरिंग करके उसके बाद नक्सलियों ने मौत के कहीं ना कहीं मार दिया था, हत्या कर दी गई थी। एक बार फिर ये वही आसपास का जो क्षेत्र है, क्या वजह है कि यहाँ पर जो ऑपरेशन जो चलाए जाते हैं वो पूरी तरह से कामयाब क्यों नहीं हो पाते? कॉम्बिंग ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब क्यों नहीं हो पाता है? क्या है कि जब कभी नक्सली साइलेंट रहते हैं और जब फोर्स उनको वेंटिलेटर पर मारने की जो जरूरत कर लेती है, वही धोखा मिलता है। नक्सली ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो फोर्स के दबाव की वजह से झुक गए हैं या दब गए हैं और वो चुप हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंदर अंदर उनकी पूरी प्लानिंग चलती रहती है और वो कोई भी वारदात को अंजाम देने के पहले बाकायदा उस पर एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनका जो चाहते हैं वो फेलवर ना हो, और इस एक्सरसाइज करने के बाद ही वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। तो आज दरबा डिविजनल कमेटी की मौजूदगी की बात जो है कोर्ट तक पहुंची, वो किस तरीके से पहुंची ये तो वो कोर्ट की जान सकती है, लेकिन जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि इंटेलिजेंस फेलवर, इंटेलिजेंस की नेग्लिजेंसी और उसके बाद में दरबा डिविजनल कमेटी की मौजूदगी की बात के बाद फोर्स को रवाना किया गया और रवाना होने के बाद में इस तरह की वारदात नक्सलियों ने अंजाम दिया और आज हमने साबित कर दिया कि आने वाले समय में भी इस तरह की वारदात को अंजाम देते रहेंगे। ये इसकी पूरी संभावना नजर आ रही है। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और उन्होंने कहीं ना कहीं एक रात भी वहाँ पे गुजारी थी, वहाँ पे मंदिर में दर्शन भी किए थे, दंतेश्वरी देवी के मंदिर भी गए थे और कहीं ना कहीं एक संदेश दिया था कि अब नक्सलियों से जो लड़ाई है वह अंतिम चरण में है। क्या मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपको लग रहा है कि वाकई में ये लड़ाई जो है अंतिम चरण में है और कहीं ना कहीं ये हम बौखलाहट की कार्रवाई कहें नक्सलियों की, या कहीं ना कहीं एडवांसमेंट हो रहा है हमारे सुरक्षा बलों को, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं अभी काफ़ी जो है लड़ाई बाकी है? देखिए, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि नक्सली फोर्स के दबाव की वजह से और फोर्स जिस तरीके से ऑपरेशन कर रही है, साथ में जो है एडजॉइनिंग स्टेट है उनकी वहाँ की फोर्स के साथ जो कंबाइन ऑपरेशन कर रही है, उसके बहुत अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं और उन नतीजों की वजह से नक्सली भी खौफ खा रहे हैं। लेकिन जब आदमी मरने लगता है तो वो एक बार अपनी पूरी ताकत दिखाने की जरूर कोशिश करता है कि मैं मरने के स्थिति में होने के बावजूद भी अभी भी मेरी सक्रियता बनी हुई है और अभी भी मैं मौजूद हूँ। तो ये एक तरीके का यही माना जा सकता है कि नक्सली इस समय अपने आखिरी सांसें जरूर दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी मौजूदगी है और बस्तर की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो उनको पूरी तरह सपोर्ट करती है और इसी सपोर्ट की वजह से वो जो अपनी वारदात की तैयारी करते हैं उसको अंजाम देते हैं। उसी का नतीजा आज सामने दिखाई दे रहा है। उसका नतीजा सामने आया है। हम आपको बता दें दर्शकों को इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में करीब 11 जो हैं हमने मौत देखी है। 10 जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर भी शहीद हुआ है, 3 जवान घायल भी हुए हैं। डीआरजी की ये जो है पार्टी बताई जा रही थी जो कि पिकअप वाहन पे जा रही थी। आईडी ब्लास्ट किया गया, आईडी ब्लास्ट की वजह से जो है पूरा का पूरा वाहन उड़ गया और नक्सली इस तरह की वारदात करते रहे। हमने इससे पहले भी जो वारदातें देखी उसमें आईडी ब्लास्ट के जरिए पूरा का पूरा वाहन उड़ा दिया जाता है। अभी जो है तस्वीरें जो सामने आ रही है उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि नक्सलियों ने जो वारदात की है वो निश्चित तौर पर अपनी सिर्फ बौखलाहट का वो नतीजा है, क्योंकि जिस तरह से हमारी फोर्स वहाँ पे एडवांस कर रही है, जो नक्सलियों को तमाम जो उनकी सप्लाई लाइन काट दी गई है जिसकी वजह से नक्सली बौखलाए हुए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी 2 महिला नक्सली कमांडरों का जो है एनकाउंटर हुआ था। तो जो पूरा का पूरा जो बेल्ट है जो कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से लेकर
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से लेकर नारायणपुर तक जो जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कहा जा सकता है कि उड़ीसा का भी काफ़ी एरिया, आंध्र प्रदेश का भी काफ़ी एरिया है। इस पूरे जो एक बेल्ट में जो काम करते हैं नक्सली, जिसको रेड कॉरिडोर कहते हैं, उस रेड कॉरिडोर में कहीं ना कहीं अब सुरक्षा बल जो है लगातार उन पर हावी होते जा रहे हैं। और यही वजह कि अब वो बौखलाहट में आकर ये छुपकर हमला करते हैं, और छुपकर हमला करके जो है कभी ब्लास्ट करके छुपकर ये उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। और ये जरूर राजेंद्र जी ये बात और समझने, क्योंकि नक्सली जब भी कोई वारदात करते हैं उसमें तारीख का, डेट का बड़ा महत्व रहता है। कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होता है कि साहब ये हमने इस तारीख को इसलिए किया, उसकी बड़ी वजह ये है। तो अब तक कोई नक्सलियों ने कोई पर्चे फेंको या उनकी तरफ से कोई विज्ञप्ति जारी की गई हो कि भाई आज हमला करने की पीछे क्या बड़ी वजह रही? अभी तक तो जब तक स्पॉट से पुलिस की वापसी नहीं होगी और अपने मीडिया के कुछ साथी भी वहाँ गए हुए हैं, उनकी वापसी के बाद ही ये बात समझ में आएगी कि नक्सलियों ने वहाँ कोई पर्चा छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। लेकिन ये जरूर है कि 4,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो है अबुझमाड़ कहलाता है, जहां तक का आज तक राज्य सर्वे नहीं हुआ था, लेकिन अभी हाल में ही राज्य सर्वे होने की बात कही गई है। और इस 4,500 वर्ग किलोमीटर में नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर का इलाका आता है, जो नदी के उस पार भी रहता है। और यहाँ तक जो है आम आदमी की जो है आमद नहीं हो पाती है। और जो अभी तक पुल या इस इलाके में बने हैं, तो यही वजह है कि उस इलाके में नक्सलियों का अपना दबदबा है, उसका और इलाका है। और पहले से ये था कि नारायणपुर में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के जो लोग होते थे और उनके जो बड़े लीडर होते थे, उनकी 12 महीना वहाँ मौजूदगी रहती थी और वो वहाँ बाकायदा अपना ट्रेनिंग कैंप भी चलाते थे। लेकिन अभी ये जो फोर्स जिस तरीके से काम कर रही है, उस तरीके से इसमें काफी रोक लगी है। और फिर भी ये नहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह से उनका अपन सफाया कर चुके हैं या उनके ट्रेनिंग कैंप नहीं चल रहे हैं। जरूर कहीं न कहीं वो इस तरीके से चला रहे होंगे, तभी उनके पास इतने सदस्यों की संख्या है और इसी सदस्यों की संख्याओं पर वो अपनी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो वो ये अभी नक्सलवाद का खात्मा कब हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, इसके बारे में न सरकार कुछ गारंटी के साथ दे सकती है और न ही फोर्स दे सकती है। लेकिन ये जरूर है कि फोर्स लगी हुई है और फोर्स का दबदबा भी बना हुआ है और नक्सलियों की वारदातों में और उनकी घटनाओं में भी कमी आई है। ये सच्चाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजेंद्र जी। करीब 2 साल बाद नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। काफ़ी लंबे समय तक कोई बड़ी वारदात करने में वो कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और लगातार सुरक्षा बल के जो हमारे जवान हैं वो एडवांस कर रहे थे, लगातार एरिया को डोमिनेट कर रहे थे, लगातार ग्रामीणों में एक भरोसे को कायम कर रहे थे, तो अपनी ज़मीन खिसकती हुई देखते हुए नक्सलियों ने एक बार फिर एक कायराना हरकत को अंजाम दिया है और एक छुपकर हमला किया है, आईडी को ब्लास्ट किया है। और वो जो नक्सली जो कहते हैं कि साहब देखिए हम तो ग्रामीणों के लिए लड़ रहे हैं, डीआरजी के जवान जैसे कि राजेंद्र जी ने बताया ये उसी ग्रामीण क्षेत्र के रहते हैं जिन्हें फोर्स में भर्ती किया जाता है और कहीं ना कहीं उनके इस तरह से कायराना तरीके से हत्या की गई है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसे कंडेम किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सभी ने इस घटना की निंदा की है। एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और क्या कुछ बयान जारी किया है। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। तो कहा जा सकता है कि नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किए जाने की कटिबद्धता, हालांकि इस तरह के जो बयान आते हैं तो एक कहा जा सकता है कि हर घटना के बाद इस तरह के बयान आते हैं कि हम पूरी तरह से जो है कटिबद्ध हैं, हम नक्सलियों को पूरी तरह से सफाया करेंगे और कहाँ क्या कहेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं बचता है कि क्या जो है वारदात होने के बाद। और कहीं ना कहीं फिर आम लोग सोचते हैं कि क्या वजह है कि नक्सलिए जो हैं, और ये जो नक्सली छत्तीसगढ़ का नाम जो है वो नक्सल स्टेट के तौर पर जाना जाता है। एक बड़ा जो खर्च है वो करने के बावजूद भी, तमाम जो कवायद करने के बाद भी हमारे देश में ही छुपे हुए इन गद्दारों को, इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को हम क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, ये जो है सोचने वाली बात है। हालांकि काफ़ी ये जो क्षेत्र है
बहुत डीप नक्सल क्षेत्र कहलाता है, बहुत ही घनघोर नक्सली क्षेत्र है। जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद सड़क पर एक बड़ा जो है गड्ढा भी हो गया है और इस गड्ढे की वजह से जो है सड़क यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सड़क के बीचों बीच जो है संभवतः एक पुलिया रही होगी, उस पुलिया के नीचे जो है ब्लास्ट किया गया है आईडी के जरिए। दूर बैठ के नक्सलियों ने यहाँ पर जो है बटन का इस्तेमाल करते हुए आईडी ब्लास्ट किया और परखच्चे उड़ गए हैं गाड़ी के। जिस पिकअप वाहन पे जो हमला हुआ है उस पर पूरी तरह से उसके परखच्चे उड़ गए। साथ में कुछ जो छोटे वाहन जो भी दिखाई दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उसके परखच्चे उड़ चुके हैं। आपको बता दें कि ग्राउंड जो सड़क पर ही जो हमला हुआ है और नक्सली पिकअप वाहन पर ये मूवमेंट के दौरान जो डीआरजी के जवान जा रहे थे घात लगाकर हमला किया गया, यानी कि उनको मालूम था कि किस तरह से नक्सली जो जवान हमारे से गुजरेंगे। एक बार फिर हम आपको मैप के जरिए हम बताएंगे अरनपुर में कहाँ पर ये जो है नक्सली हमला हुआ। ये आप देख सकते हैं मैप के जरिए, ये अरनपुर है और यह पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पूरा घनघोर जंगलों से घिरा हुआ है, बहुत ही डेंस जो फॉरेस्ट एरिया है। हम आपको समझा रहे हैं दंतेवाड़ा जिले का जो सुदूर दंतेवाड़ा जो जिला है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर ये वारदात की गई है, वहाँ पर एक घटनाक्रम हुआ है और यहाँ पर नक्सलियों ने पिकअप वाहन को आईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया है। अरनपुर का जो क्षेत्र है काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। राजेंद्र जी, अरनपुर का जो पूरा जो क्षेत्र हम समझ पा रहे हैं काफ़ी डेंस फॉरेस्ट एरिया, काफ़ी घनघोर जंगलों से घिरा हुआ है। इधर नक्सलियों का किस तरह का जमावड़ा रहा है पहले का, अगर हम वारदातों को देखें, इसकी स्टडी करें तो? अरनपुर का जो इलाका है वो नक्सलियों का कोर एरिया रहा है और अरनपुर से 22 किलोमीटर जगरगुंडा पड़ता है। तो एक समय ये हालत थी कि अरनपुर की से जो जगरगुंडा का रास्ता है नक्सलियों ने वहाँ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी थी कई जगह। और बाद में जब यहाँ कलेक्टर के यार पिज्जा थे उनके समय में इस इलाके में जो दीवारें खड़ी की गई थी नक्सलियों के द्वारा उनको तो पूरी तरह से तोड़ दिया गया और जगरगुंडा के लिए सड़क बनाकर उसको जो है आवागमन के लिए सुचारू रूप से चालू किया गया था। तो ये नक्सलियों का कोर एरिया कहलाता था अरनपुर पहले, लेकिन अब फोर्स भी वहाँ, फोर्स का कैंप भी है अरनपुर में और फोर्स तैनात भी है, तो लगातार फोर्स अपनी नजर में रखती है। लेकिन ये तो कहा जाता है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो सवाल ये नहीं है कि आप बहादुरी से रिजल्ट है या कायराना तरीके से रिजल्ट है, सवाल रिजल्ट का होता है। आज हमारे 11 लोग तो शहीद हुए हैं और ये नुकसान तो हुआ है। अब नक्सली जो है वो आमने सामने की लड़ाई में कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए वो गुरिल्ला वारफेयर और साथ में उनका सबसे बड़ा जो हथियार है वो एंटी लैंडमाइन है। लैंडमाइन और ब्लास्ट के जरिए उन जवानों को सब अभिव्यक्ति का जो अनुभव ज्यादा नुकसान इसी माध्यम से उन्होंने किया है। तो सबसे पहले चाहे केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, उन्हें ये देखना चाहिए कि इन पर जो ये मटेरियल आ रहा है, ब्लास्ट का बारूद आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है और जो जिस रास्ते से वो आ रहा है उसकी सबसे पहले उसमें बंदिश लगाई जानी चाहिए, उसमें रोक लगानी चाहिए ताकि इन पर जो है एम्युनिशन की कमी हो और इस तरीके की वारदात को अंजाम न दे सके। इसके लिए सरकारों का प्रयास ही सफल कहा जा सकता है और फोर्स इस पर अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रही है, चाहे उसको नुकसान हो, फायदा हो, जो भी हो, लेकिन फोर्स हमारी बहुत ईमानदारी से अपनी जान पर खेलकर हमारे जवान जो है नक्सलियों का मुकाबला करते हैं। राजन जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, ये सप्लाई जो चेन है उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये सप्लाई कहां से पहुंचती है इतने घने जंगलों में नक्सलियों के पास तक? ये सप्लाई चेन का जहाँ तक सवाल है, पहले तो ये माना जाता था कि नक्सली जो मुठभेड़ करते थे उसमें जो लूट कर ले जाते थे हथियार वगैरह, लेकिन अब मुठभेड़ की संख्या भी बहुत कम हो गई है, तो ये बात मानी नहीं जा सकती। तो निश्चित रूप से सप्लाई जो है वो इन तक कहीं न कहीं से आ रही है, या तो वो विदेशों से आ रही है और या फिर जिस तरीके से भी तक ये आर्म एम्युनिशन पहुंच रहा है, पहुंच तो रहा है, तभी वो इसका उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये सप्लाई चेन किधर से आ रही है, ये इसकी जानकारी तो बहुत अच्छी तरीके से सरकार को या फोर्स को ही हो सकती है और उस जानकारी को देखते हुए सरकार को और फोर्स को पूरी तरीके से इस पर बंदिश लगाने की बहुत निहायत जरूरत है, तभी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने में नक्सली सफल नहीं कर पाएंगे। जी, हम
लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और आपको बता दें कि नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को यहाँ पे अंजाम दिया है। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे मौके की। चलिए हम एक एक्सक्लूसिव तस्वीर यहाँ पर जो जहाँ पर वारदात हुई है वो तस्वीर आपको दिखाएंगे, किस तरह से जो है घटनाक्रम हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये सड़क है और ये सड़क के पास ये पूरा का पूरा जो है वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको ये मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गड्ढा आप देख सकते हैं, बड़ा सा जो गड्ढा आप देख रहे हैं रेड सर्किल में, ये देखिए कितना बड़ा क्षेत्र में ये गड्ढा हो गया है। ये सड़क के बीचों बीच बड़ा जो है ब्लास्ट किया गया है। ब्लास्ट की वजह से ये जो बड़ा सा गड्ढा आप देख रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो फोर्स के जो जवान हैं वो आ चुके हैं। नक्सली यानी कि वारदात करने के बाद मौके से भाग गए। अक्सर देखने में आता है कि नक्सली वहाँ पर रुककर घात लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि उनका मकसद जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाना हमेशा से रहता है। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो वन क्षेत्र है और वन क्षेत्र के बीचों बीच यहाँ पे जो सड़क जा रही है और सड़क भी अच्छी खासी बनी हुई है। जैसे नक्सली कहते हैं, अब देखिए सड़क जो है अच्छी खासी सड़क बनी हुई है। नक्सली कहते हैं कि साहब विकास नहीं होता है, इसलिए हम तो ग्रामीणों की रक्षा के लिए यहाँ पर आते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। ये देखिए सड़क बनी हुई है अच्छी खासी, लेकिन नक्सलियों ने ब्लास्ट करके इस सड़क को भी तहस नहस कर दिया, पूरा ब्लास्ट कर दिया है। और उसके बाद अगर ये आप देख पा रहे हो, मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लोज दिखाने की कोशिश करूँ। ये यहाँ पर ये जो परखच्चे दिख रहे हैं, ये जो इस लाल सर्किल में आप ये देख पा रहे होंगे, ये परखच्चे हैं, यानी कि वो गाड़ी के जो टूटे हुए जो हिस्से हैं जो उछल के जो है दूर जाकर यहाँ पर गिर गए हैं, यहाँ पे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो डीआरजी के जवानों की जो पिकअप वाहन है उसको यहाँ पे ब्लास्ट करके उड़ाया है। और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है कहा जा सकता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और जिस तरह राजेंद्र जी कह रहे थे कि इसके पीछे बड़ी जो साजिश है, एक आखिर सवाल उठता है कि आईडी, अब देखिए इतनी महत्वपूर्ण जो टेक्निक है, लैंड माइन ब्लास्ट कर रहे हैं, आईडी जो है ब्लास्ट है। आईडी अगर आप समझें तो एक बारूद का जो एक कंटेनर रहता है उसे तार से बांधकर उसको आईडी ब्लास्ट करते हैं, दूर से बैठ के उसमें चिंगारी उसमें जाती है और उसके बाद उसको ब्लास्ट कर दिया जाता है, मतलब विद्युत का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो और उसके बाद में बड़ा धमाका कर दिया जाता है। इस तरह की जो तकनीक है वो कहा जा सकता है कि बिना ट्रेनिंग के नक्सलाइट इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि नक्सलियों को ट्रेनिंग भी मिल रही है, हथियार भी मिल रहे हैं, इस तरह से अत्याधुनिक तकनीक भी उनको सप्लाई की जा रही है और घने जंगलों में सप्लाई की जा रही है। कौन है वो लोग जो उन तक पहुंचते होंगे, कौन उस तरह के जो उन तक ये नेटवर्क पूरा खड़ा करते होंगे, क्योंकि आज से नेटवर्क खड़ा नहीं हुआ है, लंबे समय हो गया है, तो पूरी की पूरी चेन बन गई है। तो यहाँ पर राजेंद्र जी ये चर्चा करना ये बेहद ज़रूरी है कि अर्बन नक्सलाइट का भी यहाँ पर बहुत जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के जो नक्सली रहते हैं, जो जंगलों में छुपे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी तरह से शहरों की तरफ जाते होंगे, ट्रेनिंग लेते होंगे, अलग अलग सेंटर्स में जाते होंगे, वापस अपने क्षेत्र में आते होंगे। ये पूरा का पूरा नेटवर्क आपके जरिए हम समझना चाहेंगे। लगातार जिस तरीके से अपने फोर्स को ट्रेनिंग के लिए बाकायदा भेजा जाता है, उसी तरीके से नक्सली भी अपने लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। और ये ट्रेनिंग जो आतंकवादी हैं, जो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, उनके द्वारा ये ट्रेनिंग दिलाई जाती है। और पहले जो श्रीलंका की ओर से ट्रेनर आते थे वो बाकायदा ट्रेनिंग दिया करते थे, और इस पाकिस्तान के जो जिहादी हैं वो भी आते थे, वो इन लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे। लेकिन इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं श्रीलंका और पाकिस्तान की, तो ऐसा लगता नहीं है कि वहां से कोई ट्रेनर अभी आकर इनको देखे, वो खुद ही अपनी परिस्थितियों से बेहाल हैं। तो लेकिन ये जरूर है कि इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेन किया जा रहा है। और ये जहाँ कहीं बात करें, अभी आप जो चित्रण दिखा रहे हैं उससे मान के चलिए कि कम से कम 50 किलो का बारूद इस्तेमाल किया गया होगा इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए। तो ये दूर में एक आदमी अपना दिखाते हैं और बाकायदा जो ब्लास्ट जहाँ लगा कर रखते हैं बारूद, वहां से एक कार खींच के ले जाते हैं छुपाते हुए, और दूर में इनका एक आदमी बैठा होता है जो रिमोट कंट्रोल से उसको ब्लास्ट करता है। और यदि पकड़ भी जाए या मारा भी जाए तो इनके एक ही आदमी का नुकसान होता है। और जब ये देख लेते हैं कि फोर्स की तादाद ज्यादा है, हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो ये फिर वहां से भाग निकलते हैं, अपने एक आदमी को बिठा कर रख देते हैं और बाकी इनके जो मेंबर होते हैं निकल जाते हैं। लेकिन अगर इनको लगता है कि फोर्स की तादाद कम है तो बाकायदा ब्लास्ट के बाद ये काउंटर फायरिंग जरूर करते हैं, ताकि जो लोग बचे हों उनको भी ये नुकसान पहुंचा सके। तो ये इस बार लगता है कि ये जानते थे कि फोर्स बड़ी तादाद में आ रही है, इसलिए इन्होंने अपना एक आदमी बिठाया होगा और उसने रिमोट के जरिए ब्लास्ट करके और इस गाड़ियों
बच्चे उड़ा दिए हैं। तो ये जो चेन है सप्लाई चेन की, इस पर सरकार को बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और उस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल राजन जी, हम अपने दर्शकों को इस समय एक्सक्लूसिव तस्वीरें पब्लिक फर्स्ट पर दिखा रहे हैं वो ब्लास्ट के बाद। जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो गया है, निश्चित तौर पर देख सकते हैं दर्शकों। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय पब्लिक फर्स्ट पर आप देख रहे हैं। अरनपुर का ये वो ब्लास्ट क्षेत्र है जहां पर ये पूरा का पूरा धमाका हुआ और आप ये देख सकते हैं कि ये पिकअप वाहन के पूरे परखच चढ़ गए हैं और ऊपर का पूरा हिस्सा गायब हो चुका है और यहां पर अब एम्बुलेंस भेज दी गई है और जवानों को रेस्क्यू कराने के लिए जो घायल, अगर कोई जवान है, वहाँ पे 3 जवानों के घायल होने की सूचना मिली है, उन्हें जवानों को रेस्क्यू कराया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पे अतिरिक्त फोर्स वहाँ पे भेज दिए गए हैं। ये गड्ढा आप देख सकते हैं, बड़ा जो गड्ढा हो चुका है और जैसा कि राजेंद्र वाजपेयी जी हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि इसमें काफ़ी बड़े तादाद में, भारी मात्रा में जो है विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एक बड़ी प्लानिंग के तहत इस घटनाक्रम को, इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और जिसके बाद अक्सर मैंने देखने के पाया, मैं आपको बता दूं कि दरबा घाटी में मौजूद था घटनाक्रम के, जब वारदात हुई थी उसके बाद मैं वहाँ पर पहुँचा था, तो उस वक्त भी लगभग इसी तरह का जो है तस्वीरें थी। सड़क में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, जो वाहन थे उस पर बुलेट्स के निशान थे। जैसे कि राजन जी बता रहे कि अगर ज़्यादा जवान होते हैं, अगर उनको लगता है कि पीछे से फिर से अटैक हो सकता है, तो फिर वहाँ पर रुक कर वो फायरिंग भी करते हैं रेस्क्यू करने वाले जवान को। लेकिन यहाँ पर डीआरजी के जो पूरे के पूरे जवान थे वो एक साथ शहीद हो गए। नक्सली वहाँ पर वारदात करके भाग गए, यानी कि नक्सलियों की संख्या यहाँ पर संभवतः कम रही होगी और उनको काउंटर अटैक की वो स्थिति में नहीं होंगे सामना करने के, तो वहाँ पे सिर्फ हमला करके वो भाग गए हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हमारे जवानों का किया है और उनके परिजनों के प्रति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सभी ने यहाँ पर संवेदना व्यक्त की है और घायल जवानों के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस रवाना कर दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय पब्लिक फर्स्ट पे आप देख रहे हैं। दंतेवाड़ा के अरनपुर में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है। ब्लास्ट में 10 जवान शहीद हुए, एक ड्राइवर भी यहाँ पर शहीद हुआ है और बड़ा नक्सली हमला कहा जा सकता है। पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ में ये बड़ा नक्सली हमला है। पिछले काफ़ी लंबे समय से नक्सली पूरी तरह से खामोश थे, लेकिन अब चुनाव का साल है तो नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस तरह की घटिया और कहा जा सकता है कि घटना वारदातों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको पब्लिक फर्स्ट पर दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ब्लास्ट के बाद एक बड़ा गड्ढा पूरी सड़क पर हो गया। यातायात इस समय पूरी तरह से रोक दिया गया है। अरनपुर का जो क्षेत्र है दंतेवाड़ा का, जैसा कि हमारे संवाददाता राजेंद्र वाजपेयी बता रहे हैं कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो नक्सल प्रभावित रहा है एक लंबे समय से। राजेंद्र जी, घटनाक्रम हुआ है, नक्सली वारदात होती है, आम जो ग्रामीण हैं वो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा और आपने भी एक लंबा समय बस्तर में आपने गुजारा है। कैसे धीरे धीरे नक्सली जो यहाँ पर पनपे हैं, कैसे उन्होंने धीरे धीरे जो है इतनी बाहरी जो है मदद मिलती रही, कैसे जो है विदेशी एजेंसी आईएसआई के अलावा चाइनीज वेपन्स भी उनको वहाँ पे मिले हैं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी वहाँ सक्रिय रही है। कई ऐसे भी जो है अर्बन नक्सलाइट जिनके नाम तो जो है अच्छे खासे रहते हैं, कई तो रसूखदार भी रहते हैं, कई लोग समाज में बहुत प्रतिष्ठित रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस क्षेत्रों में आते हैं तो नक्सलियों से कांटेक्ट करते हैं। एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जाती है कि नहीं साहब, नक्सली जो है वो तो जैसे कश्मीर में हम देखते हैं कि पत्थरबाजों को, सेना पर गोली चलाने वालों को भटके हुए नौजवान कहा जाता है कि साहब तो भटक गए हैं, उसी तरह नक्सलियों को भी इस तरह की वारदात करने के बाद एक जो कवर और शील्ड दी जाती है उसका भी एक बड़ा इकोसिस्टम है। राजेंद्र जी जी, नक्सलियों के खिलाफ जब कई साल पहले आंध्र प्रदेश में उनके खिलाफ अभियान चलाया गया था, बहुत से नक्सली मारे गए थे और बहुत से नक्सली जो है वो गिरफ्तार भी किए गए थे। जो नक्सली बचे वो भागे और वो बस्तर की ओर आए। बस्तर की ओर आने के बाद में उनको बस्तर का जो बस्तर की जो परिस्थितियां हैं उनको अपने अनुकूल लगी। यहाँ के जंगल, यहाँ की जो घाटियां हैं और यहाँ के जो ऊंचे नीचे पथरीले मैदान हैं, उन सब को देखते हुए, साथ ही क्योंकि ये इलाका बस्तर का जो है आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, तो बोली भाषा और खान पान में भी उनको ये समझ में आया कि ये उनके छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ आने के बाद नक्सलियों ने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया कि इस तरीके से वो ग्रामीण जनता के ऊपर अपना सिक्का जमाए। तो उस समय ये हालत थी यहाँ बस्तर की कि बस्तर का जो फॉरेस्ट गार्ड होता था, जिसको वन रक्षक कहते हैं, और साथ में पटवारी, ये हमारे ग्रामीणों के लिए सबसे बड़े अधिकारी होते थे। वो प्रधानमंत्री को नहीं जानते थे और राष्ट्रपति को नहीं जानते थे, लेकिन पटवारी और जो फॉरेस्ट गार्ड है वो उनके लिए सबसे बड़े अधिकारी होते थे। जब
जब नक्सलियों को इस बात की जानकारी लग गई कि ये सबसे बड़े अधिकारी माने इनका प्रभाव काफी ग्रामीणों पर है, तो जब वो लोग कोई गलत काम करते थे या ग्रामीणों से पैसे वसूल करते थे किसी काम को करने के लिए, तो नक्सली बाकायदा उन सबको पकड़कर ग्रामीणों के सामने लाकर उनकी बेतहाशा पिटाई करते थे। तो जिसको हम सबसे बड़ा अधिकारी मान रहे हैं, अगर उसको नक्सली पीट रहे हैं और सबके सामने पीट रहे हैं, तो लोगों का भरोसा नक्सलियों पर इस तरीके से बना और वो ये समझने लगे कि ये नक्सली जो है हमारे वास्तविक शुभचिंतक है। और उस समय जो नक्सल दल धीरे धीरे पनता, तो वो किसी भी गांव में जाता था तो वो ग्रामीणों का ना अनाज लेता था, ना किसी तरीके से कोई सहयोग लेता था। अगर वो खाना भी खाता था किसी ग्रामीण के यहाँ, तो बाकायदा उसका पेमेंट करता था। और इस तरीके से उन्होंने ग्रामीणों का भरोसा जीता और जीतने के बाद धीरे 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 अपनी स्थिति मजबूत की और यहाँ पर लोगों को जो युवा वर्ग है उसको बदलाया, अपनी ताकत का एहसास दिलाया और एक तरीके से जो अधिकार की बात आती है तो अधिकार का उनको एक स्वप्न जाल दिखाया। और वो धीरे धीरे जो हमारे नौजवान हैं वो उनके बहलाने फुसलाने पर आ गए और वो उनके संगठन में शामिल होने लगे। और एक समय तो ये भी आया था कि दक्षिण पश्चिम बस्तर में नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती थी और उस समय हमारी पुलिस फोर्स थी, दूसरी जो पुलिस का काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उनको गुरिल्ला वार या लड़ाई की डायरेक्ट कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। तो पुलिस को भी उस समय उन्होंने दबा कर रखा हुआ था। और बाद में धीरे धीरे जब सरकार को समझ में आया तो फिर अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर तैनाती की गई और उसके बाद नक्सलियों के खिलाफ पिछले 10-15 सालों से एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है और उनको समेटा जा रहा है। तो ये नक्सलियों ने इस तरीके से अपना यहाँ पर वर्चस्व बनाया और बाद में उन्होंने जो गलतियां की वो ये गलती की कि वो ग्रामीणों को पूजा पाठ करने से मना करने लगे, उनके रीति रिवाज में दखल देने लगे, उनको ये कहने लगे कि भाई उड़ीसा, आंध्र और जो महाराष्ट्र का लगा हुआ इलाका है वहाँ हमारे ग्रामीण तेंदुपत्ता के टाइम में या महुआ बनने के टाइम में उस इलाके में जाके मजदूरी करते थे और अच्छे पैसे कमा कर लाते थे। तो उस पर भी उन्होंने बंदिश लगानी शुरू की और यहीं से ग्रामीणों का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उनको ये लगने लगा कि ये तो हमारे धार्मिक मामलों में हमारे रीति रिवाज में दखलंदाजी कर रहे हैं। और इसी बीच अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई और अर्धसैनिक बलों ने जब उनके सामने सच्चाई लाई तो धीरे से ग्रामीण का रुख बदला और वो समझ गए कि हमारे असली शुभचिंतक जो बताने का ये दावा कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ से नक्सलियों का जो पतन होना शुरू हुआ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। इस बीच लगातार छत्तीसगढ़ से हमें प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं। आइए क्या कुछ आ रहे हैं रिएक्शन, आपको सुनाते हैं। मेरे पास अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनरनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं। लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। लगातार गृह मंत्री जो अमित शाह वो नजर बना बैठे हैं, किस तरीके से जानकारी आपके पास आई है? अभी अलग से कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी होगी भी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। ऐसे अवसर पर सार्वजनिक किया जाता, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सभी इस समय इस घटना से स्तब्ध हैं। एक बार फिर हम आपको अरनपुर का क्षेत्र दिखाना चाहेंगे। अरनपुर का ये क्षेत्र हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर नक्सली वारदात हुई है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये अरनपुर का ये क्षेत्र है जहाँ पर ये नक्सली वारदात हुई है। ये सड़क है
और इसके कुछ ही दूरी पर देखिए यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी है। यहाँ से इस दूरी पर यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हेलीपैड भी बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर हेलीपैड है, यानी कि हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर उतर सकता है। एक बड़ा हेलीपैड भी यहाँ पे बना हुआ है। तो निश्चित तौर पे पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर विकास भी किया गया है, यहाँ पर तमाम जो बेस भी बना हुआ है और यहाँ पर सीआरपीएफ का कैंप भी है नज़दीक में ही, आप देख सकते हैं। सीआरपीएफ का एक बड़ा कैंप है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का एक कैंप भी अरनपुर में, यानी कहा जा सकता है कि बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। राजेंद्र जी, हम देख पा रहे हैं जो मैप हम इस समय गूगल पर हम देख पा रहे हैं, उसमें अरनपुर में सीआरपीएफ का भी बड़ा कैंप है और अभी केंद्रीय गृह मंत्री वहां पहुंचे थे, उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों से भी मुलाकात की थी। तो एक कोई मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश लग रही है यहाँ पर नक्सलियों की। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स भी तैनात है, थाना भी है, साथ में सीआरपीएफ का कैंप भी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ नाइट हाल्ट भी करके गए थे। तो उन्होंने यहाँ पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की थी। उनको ये बताया था कि पूरी सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकार हो, आप सबके साथ में है। तो ये जो विश्वास ज्यादा था जवानों का कि पूरी सरकार और पूरे लोग हमारे साथ में हैं, तो उसी विश्वास को तोड़ने के लिए ही नक्सलियों ने आज की इस वारदात को अंजाम दिया है। और साथ में ये है कि पहले नक्सलियों की सोच और अभी के नक्सलियों की सोच में भी काफी बड़ा अंतर आया है। पहले उनकी अपनी एक सोच थी, वो केवल पुलिस से भिड़ते थे, पुलिस को ही अपना दुश्मन मानते थे। लेकिन अब ये हो गया है कि उनको जो है ग्रामीण अब उनके खिलाफ हो रहे हैं धीरे धीरे, और तो उनको ये लगता है कि वो ग्रामीण जो है पुलिस को सूचना देते हैं, इसलिए लोग ग्रामीणों के मुखबिर के नाम पर भी अटैक करने लगे हैं। तो इन सब बातों से उनका दायरा जो है सिमटने लगा है। लोगों के बीच में जो उनकी एक साथ थी उसमें काफी कमी आई है। तो इन सब बातों को लेकर कुल मिलाकर है कि हिंसा के जरिए वो अपना दबदबा और खौफ लोगों पर बनाना चाहते हैं और उनके वारदातों का जो निष्कर्ष भी यही होता है कि लोगों को लगे कि वो हमारे खिलाफ कहीं से भी आवाज न निकाले, न ही हमारे खिलाफ पुलिस को बताने की कोशिश करें। और यही एक तरीका उनके पास रहता है कि वो हिंसा के जरिए लोगों जो ग्रामीण इलाके के उन पर अपना दबदबा कायम करें। राजेंद्र जी, एक वीडियो हमारे पास आया है, हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। इस वीडियो को देखते हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जो है इस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। लगातार जो कहा देख सकते हैं कि इस वारदात को लेकर अब तमाम जो है सिक्योरिटी एजेंसी सक्रिय हो गई हैं और जिस तरह से एक बड़े स्तर पर हमारे संवाददाता राजेंद्र वाजपेयी लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से नक्सलियों ने पैर पसारे, कहाँ कहाँ हमारी प्रशासनिक कमियां रही, राजनीतिक कमियां रही, राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी रही कि आज जिस नक्सलियों को हम देख पा रहे हैं वो इतने बड़े स्तर पर कैसे पहुंचे होंगे, उसका पूरा का पूरा नेटवर्क कैसे बना होगा, ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे कमज़ोर राजनीतिक इच्छा शक्ति, विदेशी, देखिए इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण एंगल है। राजेंद्र जी, आपके जरिए हम समझना चाहेंगे कि आखिर आईएसआई को, आखिर चाइना को, आखिर काफ़ी जो मिशनरीज का भी इसमें कई बार नाम आता है, हालांकि इसमें पुष्टि नहीं हो पाई है। ये जो पूरा का पूरा जो सघन वन क्षेत्र है, बस्तर को लेकर इतने ज़्यादा जो एजेंसीज जो है विदेशी एजेंसी सक्रिय क्यों रहती हैं? इस पे उनका जो लगाव के पीछे कौन सा स्ट्रेटेजिक जो है उनका फ़ायदा यहाँ पर आपको दिखाई देता है? दरअसल वो इसलिए सक्रिय रहते हैं कि वो एक आतंकवाद को प्रश्रय दे सकें और आतंकवाद के जरिए हमारे देश में अस्थिरता पैदा कर सकें। और ये उसमें वो अपने को एक अलग थलग रखते हैं, वो अपने आप को इसमें शामिल नहीं बताते। वो ये बताते हैं कि ये सारी घटनाएं जो है वो जो है आतंकवादी कर रहे हैं और हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये विदेशों का पूरी तरीके से षड्यंत्र है कि भारत की आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति और उसके जो ग्रामीण इलाके हैं, जो उसके विकास के काम है, जिसकी बदौलत आज वो
ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है और दूसरे देशों को मोहताज नहीं बन रहा है, चाहे वो अन्न के मामले में हो या टेक्नोलॉजी के मामले में भी हो, किसी भी तरीके से। तो वो उसको डैमेज करना चाहते हैं। वो भारत की जो प्रगति है वो उनको सहन नहीं हो पा रही है, उनकी आंखें उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए वो ये इस तरीके का चेन बनाकर और आतंक फैलाना चाहते हैं। और बस्तर को इसलिए कर रहे हैं कि बस्तर में उनको उस तरीके की परिस्थितियां मिलती हैं, वो भौगोलिक परिस्थितियां, जो वन क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर वारदात करके उनके जो आतंकवादी हैं वो आराम से छुप सकते हैं। एडजॉइनिंग स्टेट है, इस जिले में काम किया या इस प्रदेश में काम करने के बाद में घटनाओं को अंजाम देने के बाद वो दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर जाएं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए उनको लगता है कि बस्तर से ही आतंकवाद की शुरू की जाए और यहीं से पूरे देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया जाए। तो ये कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही वो यही है कि किसी भी तरीके से भारत को स्थिर किया जाए, उसकी प्रगति को रोका जाए और उसकी जो लगातार टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उन सब पर रोक लगाई जाए। बात आप यहाँ पे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है, इसे सिर्फ एक राज्य की समस्या ना समझा, ये देश के ऊपर हमला है। और कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस वारदात के जरिए और ये क्लियर हो रहा है कि किस तरह से एक बड़ा जो इकोसिस्टम है, बड़ा जो है भारत के खिलाफ एक युद्ध जो है, जो भारत की तरक्की के खिलाफ जो चाहते हैं भारत तरक्की ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए, इस तरह की उलझनों में फंसा रहे। और यही वजह है कि ये लगातार इस तरह की हमले यहाँ पे किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि नक्सलियों ने एक बड़ा जो है आईडी ब्लास्ट किया है और तस्वीरें हम लगातार आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं पब्लिक फर्स्ट पर। अरनपुर में एक बड़ा नक्सली हमला किया गया है और यहाँ पर गूगल लोकेशन भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर हम आपको जो है मैप के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर एक जो हमला किया गया है। तस्वीरें तो आप लगातार देख ही रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो है अरनपुर का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये जो रेड जो देख रहे हैं ये अरनपुर क्षेत्र है। आप ये जो सड़क देख रहे हैं ये वही सड़क है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। ये आप जो सड़क देख पा रहे हैं ये वो सड़क है। पास में पुलिस स्टेशन भी है यहाँ पर और यहाँ पर सीआरपीएफ कैंप भी है अरनपुर का। जैसे हम लगातार बता रहे हैं कि सीआरपीएफ कैंप भी वहाँ मौजूद है, हेलीपैड भी यहाँ पर मौजूद है उसके, यानी कि बहुत ही इंटीरियर में यहाँ पर पूरी की पूरी बस्ती आप देख पा रहे होंगे। एक बड़ा जो क्षेत्र है दंतेवाड़ा का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। और जैसे कि राजेंद्र वाजपेयी जी बता रहे हैं कि यहाँ पर आतंकवाद को, नक्सलाइट को पनपाने का बड़ा जो मकसद है वो ये है कि भारत की जो सुरक्षा संबंधी जो दिक्कत है उसमें लगातार इजाफा करते जाएं। जो है हमारी जो भारत की जो बड़ा जो एक संसाधन है, जिस क्षेत्र का देखिए विकास हो सकता था, इस क्षेत्र में काफ़ी बहुमूल्य जो है वन क्षेत्र है। यहाँ पर अभी हाल ही में हमने देखा था कितने जो खूबसूरत कांगेर घाटी का वन से, वहाँ पे चौसिंगा के जो है तस्वीरें राजेंद्र वाजपेयी जी ने हमें भेजी थी, हमने वो भी आपको दिखाई थी। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन भी मौजूद हैं, लेकिन उसका पूरा दोहन जो क्षेत्र के विकास के लिए किया जा सकता है, ये आम जनता का एक पर्यटक स्थल के तौर पे जो विकसित किया जा सकता था, काफ़ी विकास यहाँ पे हो सकता था। महत्वपूर्ण वन क्षेत्र वो नक्सलियों ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया और इनके पीछे बड़ा जो एक सिंडिकेट है वो भारत विरोधी वो राष्ट्र हैं। उसमें कहा जा सकता है कि पाकिस्तान है, चाइना है, और ये कहीं ना कहीं जो फंड पहुंचाते हैं हमारे ही लोगों तक और उनको कहीं ना कहीं अपने देश के खिलाफ ही हथियार उठाने के लिए यहाँ पर लालच दिया जाता है और जिसकी चपेट में आने के बाद और एक, लेकिन हालांकि ये बात अब तक जो एक थियरी दी जाती थी, एक चित्रण किया जाता था कि साहब देखिए नक्सली तो जो एक भटके हुए नौजवान हैं, विकास नहीं हुआ इसलिए यहाँ पर नक्सली जो हैं उन्होंने हथियार उठा लिया। सरकार को यहाँ पर एक तरह से शत्रु के तौर पे दिखाया जाता है कि सरकार तो यहाँ पर जंगल के दोहन के लिए आ गई है, वो अमीरों के हाथों बिक गई है, इसलिए नक्सली ने जो है हथियार उठा लिया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या ऐसा कुछ हुआ है जो नक्सली यहाँ पर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब खुद ही जो है नक्सली कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं जो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ लगे हुए हैं। ये नक्सली जो शब्द है वो पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से आया है, जिसके बाद ये नक्सलाइट शब्द आया है और जिसे माओवादियों को नक्सलाइट कहा गया है। हम समझना चाहेंगे, राजेंद्र वाजपेयी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र जी, माओवादी और नक्सलाइट ये दो शब्द अलग अलग लेकिन विचारधारा एक, कैसे एक हो गए और कैसे इसने हिंसक रूप ले लिया? देखिए, नक्सलवाड़ी से जो आंदोलन नक्सलियों ने शुरू किया था, वहां के जमींदारों के खिलाफ इन लोगों ने
जो गरीबों की जमीन वो ले लेते थे, उनको प्रताड़ित करते थे। तो वहां से शुरू हुआ था, लेकिन सिद्धार्थ शंकर रे जब वहाँ के बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उनके समय में नक्सलबाड़ी से पूरे नक्सलियों का सफाया कर दिया गया था और वहां से वो नक्सली भागते हुए उड़ीसा आंध्र की ओर आए थे। और यहाँ आने के बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने पैर यहाँ जमाने की कोशिश की और जमा भी लिया उन्होंने। तो अब ये देखा जा सकता है कि नक्सली जिस तरीके से आए, बाद में जब इनके दो गुट बने, नक्सल और माओवाद, तो ये दोनों अलग अलग थे। नक्सली और माओवाद दोनों का ये था कि वो सत्ता के बल पर, हथियारों के बल पर सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों एक ये आपस में ये देखें कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो उसमें मजबूत नहीं हो पाएंगे, इसलिए इन दोनों दलों का विलय हुआ और विलय होने के बाद में इन लोगों की जातियां बढ़ती गई, इनकी हिंसा बढ़ी और इन लोगों ने जो काफी वारदातों को अंजाम दिया और काफी फोर्स को नुकसान भी पहुंचाया। उसके बाद सरकारें सतर्क हुई और यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई, उनको पकाया, गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग दी गई, एंटी लैंडमाइन व्हीकल से एंटी लैंडमाइन जो ब्लास्ट होता है उससे बचने के तौर तरीके उनको बताए गए और आधुनिक हथियार उनको उपलब्ध कराए गए। साथ ही इसके लिए एक डॉग स्क्वाड भी तैयार किया गया, जो डॉग स्क्वाड जो है वो जो लैंडमाइन होता है तो उसकी खोज करता है और बाद में उसको घेरे से निकाल के अलग कर दिया जाता है। तो नक्सलियों के द्वारा पहले 10-15 साल पहले बहुत जंगलों में और गाँव में तमाम जो है लैंडमाइन बिछाए गए थे, जो आज तक डिटेक्ट भी नहीं हो पाए कि कहाँ कहाँ लगे थे और उनको इजीली डिटेक्ट करना संभव भी नहीं है। तो ये माओवाद और नक्सलवाद दोनों ने मिलकर इस तरीके की साजिश रची और इस तरीके से वो भारत देश की स्थिरता और यहाँ की जो सुरक्षा है उसमें सेल लगाने की कोशिश करने का पूरा प्रयास किया। बिल्कुल राजन जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी दी कि नक्सलवाद के खिलाफ किस तरह से एक बड़े संगठन की ज़रूरत है और ये सिंडिकेट बनता गया, सिंडिकेट बनाते गए और लगातार माओवादी और नक्सलाइट एक दूसरे से जुड़ते गए और जुड़ने के बाद उन्होंने एक ही मिशन लिया कि देश में अराजकता फैलाना। एक रेड कॉरिडोर का शब्द भी आता है राजेंद्र वाजपेयी जी, आज हम अपने दर्शकों को वो भी समझाने की कोशिश करेंगे कि रेड कॉरिडोर, जो लाल कॉरिडोर की बात कही जाती है, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक बनाए जाने की इनकी जो प्लानिंग है और उसमें किस तरह से ये लोग जुटे हुए हैं। जी, इनका एक रेड कॉरिडोर बनाने का जो मकसद था वो ये था कि ये पशुपतिनाथ से तिरुपति तक एक अपना एक रेड कोड बनाने का इनका इरादा था और उन्होंने करीब करीब अपने मकसद में इनको कामयाबी भी हासिल हुई थी। लेकिन ये इनका दुर्भाग्य रहा कि आंध्र प्रदेश में इनके खिलाफ जब अभियान छेड़ा गया और वहाँ ग्रेहाउंड फोर्स जो तैनात हुई, तो ग्रेहाउंड फोर्स जो है इतनी ताकतवर और इतनी मजबूत और इतनी सुलझी हुई रही कि उनके आगे इनकी टिक्की नहीं चली और इसलिए उनको यहाँ से भागना पड़ा आंध्र को छोड़कर और धीरे से इसको जहाँ जगह मिली वो आए, तो उड़ीसा की ओर और वो बस्तर की ओर आए और जब आए तो उनको यहाँ लगा कि ये जगह हमारे लिए सुरक्षित है और हम यहाँ पर रहकर अपने संगठन को विस्तार दे सकते हैं। तो इन सब मायनों को देखते हुए धीरे धीरे ये सर उठाने लगे। अब इनकी ताकत कम हुई है लेकिन इनकी ताकत खत्म नहीं हुई, ये जरूर कहा जा सकता है। फोर्स तैनात जरूर है लेकिन इनको पूरी तरीके से अभी समाप्त नहीं किया जा सका है और इनके नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर यहाँ एक सरेंडर नक्सली है जिन्होंने बहुत पहले सरेंडर किया था। मैंने उनसे बात की थी कि भाई नक्सलवाद खत्म होगा या नहीं होगा, तो उनका ये जवाब था कि नक्सलवाद कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक अमीरी और गरीबी के बीच में फर्क होगा तब तक वहाँ नक्सलवाद पनपेगा। तो ये ऐसा लगता है कि उनका कहना किसी हद तक सही है। यहाँ गरीबी और अमीरी के बीच का जो भेद है वो नहीं मिटेगा तो नक्सलवाद जो है वहाँ अपना काम करेगा। राजेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि आंध्र प्रदेश में एक फोर्स बनाई गई थी जिसके बाद उन्हें खदेड़ दिया गया, खदेड़ कर वो कहीं ना कहीं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में उन्होंने अपना डेरा बना लिया। तो फिर क्या वजह रही कि वो जो फोर्स आंध्र प्रदेश ने जो करके दिखाया, एक बड़ा कारनामा करके दिखाया, उसमें निश्चित तौर पर उसमें उनकी तारीफ की जानी चाहिए, वैसी फोर्स छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं डेवलप हो पाई? ये तो सरकार के सोचने का सवाल है कि पिछले कुछ नहीं तो लगभग 1980 से इनकी सक्रियता काफी दिखाई दी है
उच्च न्यायालय कलेक्टर थे एस मिश्रा, उन्होंने मीडिया को से बातचीत साफ साफ की थी और खुले शब्दों में कहा था कि फिलहाल नक्सलवाद बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि मीडिया हमारा सपोर्ट करे और नक्सलवाद को इस तरीके से प्रचारित करे ताकि हमको सरकार से हथियारों की आपूर्ति हो सके, पैसे की आपूर्ति हो सके और हम इनको जो है विनाश के कगार तक पहुंचा सके। तो ये माना जा सकता है कि इस बीच 40 सालों में जो इन लोगों ने कारनामा किया है, जो और जिस तरीके की वारदातों को अंजाम करके हमारे सैकड़ों जाबाज बहादुरों को शहीद किया है, तो सरकार को चाहिए कि वो जैसे आंध्र प्रदेश में ग्रेहाउंड है उसी तरीके की एक पोस्ट यहाँ भी बनाई जाए और वो उनको सारी सुविधाएं दी जाए और उनको वहाँ ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाए ताकि जिस तरीके से ग्रेहाउंड अपने काम को अंजाम देती है वो उसी तरीके से पूरा ट्रेनिंग मिले और ट्रेनिंग मिलने के बाद उनकी पोस्टिंग यहाँ पर की जाए ताकि इनके खिलाफ वो पूरी ताकत से सशक्त होकर लड़ सकें। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आज जो शहादत हुई है, मैं उन बहादुर जवानों को अपने चैनल की ओर से सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, हम लगातार उन शहीद जवानों के नाम भी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि भी पब्लिक फर्स्ट की तरफ से दी जा रही है। तमाम जो हमारे जो जवान इस पूरे वारदात में शहीद हुए हैं, जो कि देश की सेवा कर रहे थे और उस नक्सली वारदात में वो शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों के साथ हम संवेदना भी व्यक्त करेंगे। निश्चित तौर पर राजेंद्र वाजपेयी जी, आपने तमाम जो पहलुओं को समझा, इस वारदात के बारे में हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के आरनपुर में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है जिसमें 11 जवान हमारे शहीद हुए हैं। इस घटना के बाद लगातार जो है प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपको प्रतिक्रिया दिखाते हैं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल विश्व रंजन और पी सुंदरराज जो कि आईजी बस्तर के हैं, क्या कुछ कहना है आप सुनिए। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। कर्नाटक में जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा रहे थे। इस दौरान अरनपुर एवं सामेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सके। मेरे पास अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनरनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं। लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। लगातार गृह मंत्री जो अमित शाह वो नज़र बना बैठे हैं, किस तरीके से जानकारी आपके पास आई है? अभी अलग से कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी होगी भी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं,
उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट।